नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। बिहार में पॉलिटिक्स जो है हर दिन नए-नए घटनाक्रम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वक़्त जो है सबसे ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि पवन सिंह, उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है, बीजेपी के चाणक्य वो कहे जाते हैं और इस समय गृह मंत्री भी हैं। तो बिहार के पॉलिटिक्स में अब क्या है कि ये वही पवन सिंह हैं जो पिछली बार बीजेपी में रहते हुए इनको आसनसोल सीट से टिकट दिया गया था लोकसभा का, लेकिन इन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और काराकाट सीट से चुनाव लड़े निर्दलीय और बीजेपी को ही घाटा पहुंचा दिया, एनडीए को ही नुकसान पहुंचा दिया। उपेंद्र कुशवाहा जो कैंडिडेट थे वो हार गए। लेकिन लेकिन आज जो है उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांगी और अमित शाह से मिले और उनकी गाड़ी चल पड़ी है। मतलब माफी जो है काफी थी। अब फिर से वो स्टार कैंपेनर के तौर पे बीजेपी में शामिल बीजेपी में शामिल। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि वो पहले भी बीजेपी में थे और अभी बीजेपी में, लेकिन ये तो अलग बात होती है। लेकिन अब फिर उनको बीजेपी क्योंकि वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में भी होंगे, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा है कि उनकी लोकप्रियता को बीजेपी भुनाएगी स्वाभाविक तौर पे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। विशाल तिवारी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद अभिरंजन कुमार हैं और हमारे साथ अमरेंद्र जी भी जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे क्योंकि वो अभी इस समय तकनीकी दिक्कत के कारण वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। सबसे पहला सवाल हमारा विशाल जी से है। विशाल जी, ये मतलब घटनाक्रम जो आज आज वाला अचानक से हुआ है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? क्योंकि बीजेपी को उस रीजन में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आप डेटा के जरिए हमें बताइए कि मतलब पवन सिंह ने जो पिछली चुनाव में जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, इस बार भरपाई कर पाएंगे वो उस इलाके में? देखिए हरिशंकर जी, सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगा। और जो आपका सवाल है कि आप डेटा के ज़रिए बताइए, तो जब मैं अभी देख रहा था चीज़ों को, तो मैं देख रहा था कि गोह विधानसभा, ओबरा विधानसभा और नवीनगर, ये 3 विधानसभा को मैं देख रहा था। और इसमें लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, जिसमें पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने थे उपेंद्र कुशवाहा और लेफ्ट से थे राजाराम। राजाराम को वो विधानसभा में 40% वोट मिले, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 27% और पवन सिंह को 18.5%। अब अगर उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को जोड़ दिया जाए तो ये करीब 45 से 46% वोट जो है वो एनडीए का गोह में दिख रहा है। जबकि राजाराम जो लेफ्ट के उम्मीदवार अभी सांसद हैं और उस समय उम्मीदवार थे, वो करीब 40% वोट उनके पास था। अब आते हैं दूसरे विधानसभा में, ओबरा विधानसभा। यहाँ पे राजाराम को 41% वोट मिले, 41.57% जो डेटा है। अब कुशवाहा को यहाँ पे मिला है 25.5% और पवन सिंह को मिला है 20%, यानी 20.12। अब जब इन ओबरा में राजाराम को देखा जाए तो 41.5% और यहाँ भी अगर कुशवाहा और पवन सिंह को जोड़ दिया जाए तो करीब 45 से 46% वोट यहाँ भी जा रहा है। उसके अलावा नवीनगर में जब हम देखते हैं, ये नवीनगर सीट जो है राजपूत बाहुल्य सीट है, तो यहाँ पे राजाराम को 33% वोट मिला है, जबकि पवन सिंह यहाँ 31.6% वोट लेके दूसरे नंबर पे रहे थे। ओवरऑल वो दूसरे नंबर पे भी रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो दूसरे नंबर पे थे। और कुशवाहा को यहाँ पे करीब 21% वोट मिला। अगर यहाँ पे भी हम कुशवाहा और पवन सिंह के वोट को जोड़ देते हैं तो करीब 50 से 52% वोट होता है और राजाराम को मिलता है 33.35%। तो ये 3 विधानसभा को ही हम देख के ये तय कर रहे हैं कि अगर ये दोनों एकजुट हो जाते हैं, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, तो बहुत हद तक यहाँ पे एनडीए को सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा औरंगाबाद विधानसभा में जी विशाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये पवन सिंह अब बीजेपी में फिर से
उनकी एंट्री हो गई है। बीच में भी जी। बात था, उसके बाद फिर से। लेकिन आपको लगता है कि पवन सिंह जो है, हालाँकि बीजेपी उनको कई सीटों से, मतलब एक सीट से लड़ा भी सकती है, और कई सीटों पर वो प्रचार भी करेंगे, और उस इलाके में कुछ ना कुछ तो वो वोट अपने पार्टी के लिए ले ही आएँगे, क्योंकि वो स्टार हैं, और पवन सिंह हमेशा से विवादों में रहे हैं। तो इस बीजेपी को क्या इनके आने से फ़ायदा होगा? आइस अरे जी, देखिए, निश्चित तौर पे पवन सिंह आएँगे और मुझे नुकसान तो नहीं होगा, ज़ाहिर तौर पे फ़ायदा ही होगा। इसमें जो है पवन सिंह की इलेक्टोरल वैल्यू क्या है, ये हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि उनके काराकाट से जहाँ पर खड़े हुए वो, तो वो वहाँ पर क्या उनकी स्थिति रही, उसकी वजह से जो है आरा और औरंगाबाद कहा जाता है कि बीजेपी इस वजह से चुनाव हारी भी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा जो पूरा जो शाहाबाद जो क्षेत्र है, जिसमें 4 जिले आते हैं, आरा, बक्सर, भभुआ, विक्रमगंज और रोहतास। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये तो उस क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा जो पवन सिंह है, इसमें आज एक जो भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री है, या पूरा जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, उसके बड़े स्टार हैं वो, और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। मतलब अभी हाल-फिलहाल के दिनों में ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हो और वो डेढ़ 2 पौने 2 लाख वोट जो है वो लेकर आए। दूसरी एक हम इसके इतर हम एक और चीज़ जा रहे हैं। पवन सिंह जिस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जिस जाति से आते हैं, तो कहा जा रहा है कि इसको मैं जोड़ूँ, मतलब कि वो जाति थोड़ी-सी भाजपा से नाराज़ चल रही, थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आपको राजू प्रताप रूडी का जो प्रकरण है, या अगर हम इसको और हम देखें, आरके सिंह ने जिस प्रकार से मोर्चा खोला हुआ है, जिस प्रकार से वो लगातार बोल रहे हैं कि भाई अगर हमको, मतलब मेरी, अगर आप बातों को तवज्जो नहीं देंगे तो हम अलग धारा जो है लेंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफ़ी ये राहत की खबर है, खासकर शाहाबाद और मगध जो क्षेत्र है। मगध में तो मैं नहीं कहूँगा कितना उनका इम्पैक्ट है, खासकर शाहाबाद में जो मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी चारों की चारों सीटें, मतलब मतलब 3 खासकर, है ना? बक्सर, आरा और इसका औरंगाबाद भी हम जोड़ लें, क्योंकि एक पार्ट है ओबरा जो सीट है, वो दोनों में है, मतलब शाहाबाद में भी है और उधर भी है। तो मुझे लगता है कि जाहिर तौर पे 20 से 25 सीटों पर मोटे तौर पे इसका लार्जली इम्पैक्ट रहेगा। हालाँकि विशाल जी, कहा जाता है कि वो राजपूत वोटर को अपने पक्ष में लाएँगे, मतलब बीजेपी के लिए लेके आएँगे, क्योंकि नाराज़गी आपने बात की। लेकिन क्या आपको लगता है कि फैन सिर्फ़ राजपूतों में है, क्योंकि वो राजपूत जाति से आते हैं? बाकी दूसरे कास्ट में भी तो, दूसरे जो समीकरण है, उसमें भी पवन सिंह के फैन्स हैं। नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने कहा कि 2 चीज़ें, मैंने शाहाबाद क्षेत्र की बात की, या भोजपुरी जो क्षेत्र है, क्योंकि आज के डेट में पवन सिंह भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार हैं, है ना? और कितने बड़े स्टार हैं, उस व्यक्ति ने मतलब जताया भी, अगर इंडिपेंडेंट खासकर हिंदी, मतलब दक्षिण भारत में है, एक स्टारडम को लेकर एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनका होती है, लोग मुख्यमंत्री और तमाम मतलब हुए हैं। लेकिन अभी भी उत्तर भारत में कोई मुझे नहीं लगता, मतलब मेरी जो मतलब जानकारी है, तो उसमें कोई व्यक्ति जो है वो बिना किसी पार्टी के इतर इंडिपेंडेंट खड़ा होके अपने स्टारडम के ऊपर, मतलब ये हिम्मत हमको नहीं लगता है कि मनोज तिवारी, रवि किशन और भी कई जो है कि वो इंडिपेंडेंट जाकर लड़े और वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोट लेकर अपने दम पर आ जाए, ये बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ मतलब सिर्फ एक जाति की बात नहीं, जाति तो है, जाति तो फैक्टर है, लेकिन जो उनके फैन फॉलोइंग है, जो उनके फॉलोअर हैं, खासकर उस पूरे क्षेत्र में, आरा, बक्सर, जो शाहाबाद जिसको मैं कह रहा हूँ, और थोड़ा-सा उसको और आगे भी आप छपरा तक भी आप जा सकते हैं, जहाँ पर कि लोग भोजपुरी फ़िल्में देखते हैं, या जो उनके फॉलोअर, तो वो लोग तमाम जितने सोशल ग्रुप हैं, जितनी जातियाँ हैं, उस जाति से इतर एक आप, मतलब इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है कि उनका कैनवस है। अभिरंजन,
पवन सिंह जो है कई सीटों पर असर डालेंगे, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में और भी जगह बीजेपी उनसे प्रचार करवाएगी, क्योंकि क्योंकि उनका स्टारडम काफी बड़ा है, और भोजपुरी बेल्ट चाहे बेशक आरा, भोजपुर, छपरा, सीवान हो, लेकिन पूरे बिहार में बोली जाती है, समझी जाती है। देखिए, जैसा अभी विशाल तिवारी कह रहे थे कि उनका एक अपना फैन बेस है, स्टारडम है। तो वो जहाँ-जहाँ, जब चूँकि अब वो बीजेपी में आधिकारिक तौर पे आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की अनुमति भी मिल गई है। तो जहाँ-जहाँ बीजेपी को लगता है कि हाँ, यहाँ हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, वहाँ-वहाँ उन्हें भेजा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अ, भोजपुरी कमोबेश बिहार में लगभग हर जगह है, और भोजपुरी से इतर पवन सिंह का फैन बेस अलग-अलग जगहों पे है। जैसे अक्सर आप देखते रहे होंगे कि कोई भी चुनाव होता है तो वहाँ पे जाति विशेष के नेता को भेजा जाता है। जैसे राजपूत को मनाने के लिए राजनाथ सिंह को भेजा जाता है, भूमिहारों के लिए गिरिराज सिंह को भेजा जाता है, कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं। अ, उसी तरह से नीतीश कुमार अपने जाति के नेता हैं। हालाँकि वो एक बहुत बड़े कैनवास पे हैं, वो अब जाति के नेता नहीं रह गए। तो इस तरह से उनको अलग-अलग, जहाँ-जहाँ राजपूत नाराज़ होंगे, उनको भेजा जा सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका असर शाहाबाद और मगध पे मुझे जो देखने को मिल रहा है, वो ये है कि अब जैसे मैं देख रहा था तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है, और 6 में एक भी सीट जो है वो बीजेपी के पास नहीं है। मतलब गठबंधन के पास, एनडीए गठबंधन के पास, इसको ऐसे कहें। गो से आरजेडी, ओबरा आरजेडी, नबीनगर आरजेडी, कुटुंबा कांग्रेस, औरंगाबाद औरंगाबाद जो मतलब शहरी सीट है, जिसपे माना जाता है कि शहरों में बीजेपी की ज़्यादा पकड़ है। औरंगाबाद शहरी जो है, ये भी कांग्रेस के पास है, और रफीगंज से भी आरजेडी के विधायक हैं अभी। तो अब इन सीटों पे जो है, कहीं न कहीं असर कितना दिखेगा, क्योंकि लोकसभा के हिसाब से अगर देखें, तो चीज़ें अलग होती हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह तो कोई फैक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी आरजेडी और कांग्रेस ये सारी सीटें जीती हुई हैं। तो अब इसमें कितना ये छौंक लगाएगा, कितना स्वाद बढ़ाएगा, ये तो अभी कुछ भी कहना बिल्कुल, मतलब वो होगा कि किंतु परंतु के साथ तो अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते हैं। विशाल जी, अ, ये पवन सिंह जो हैं, वो पिछली बार तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान कराया। एक सीट वहां से आसनसोल वाला वहां चुनाव लड़े नहीं, यहाँ से भी एक हरवा दिया। आसपास के सीटों पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ा ही होगा, लेकिन इस बार जो इनका कमबैक हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि इससे पहले खबर ये भी थी कि दूसरी पार्टियों से भी दूसरे लोग भी संपर्क कर रहे थे, तो बीजेपी ने इस मामले में आपको नहीं लगता कि बाजी मारनी है? हाँ, ये अभी मैं एक बिंदु और जोड़ना चाह रहा था कि जो प्रशांत किशोर की चर्चा अभी पूरे बिहार में है, और खासकर जो माना जाता है कि भाई युवाओं के वोट बैंक, मतलब युवा वर्ग जो जेंजी है या मान लीजिए तो युवा की जो परिभाषा है, तो माना ये जाता है कि जो प्रशांत किशोर जिस दम पे हुंकार भर रहे हैं, है ना, तो वो एक तबका, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर भी शायद प्रयासरत उन्होंने किया होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई अभी ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिसमें मैं कह सकूं कि उन्होंने इनसे अप्रोच किया था कि नहीं किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक फैक्टर होंगे बिहार के इस चुनाव में, तो मुझे लगता है कि शायद जो है उसकी धार को कुंद करने में पवन सिंह भी खासकर एक सर्टेन रीजन में एक अहम फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को हमें ये ध्यान देना होगा कि कौन लोग उनके सपोर्टर्स हैं, कौन लोग उनके पीछे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी एज ग्रुप आपकी वो 25, 30, 35 के आसपास है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लिए एक मैं मानता हूं कि एक सफलता ही है कि पवन सिंह भी भाजपा और एनडीए के साथ आ गए हैं, और शाहाबाद रेंज में जो खराब परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव के दौरान रही थी, हो सकता है कि उतनी खराब परफॉर्मेंस ना हो और बीजेपी शायद और एनडीए कुछ बेहतर करे। अब विशाल जी, अभिरंजन,
जेन जी की विशाल जी क्या पसंद अगर स्वाभाविक तौर पे जो कम उम्र के लोग ही होते हैं, लेकिन ये कलाकार हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। बिहार में काफ़ी डिमांड है इनकी, इनके गाने काफ़ी सुने जाते हैं, इनके जो बाकी वीडियोज़ भी लोग काफ़ी देखते हैं उसको। तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा जो है एनडीए को कई सीटों पर हम तो जो अनुमान लगा रहे हैं वो सीटें तो हैं ही, उसके अलावा और भी जहाँ-जहाँ वो प्रचार करेंगे वहाँ पर फ़ायदा होगा? जी, हरिशंकर जी देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ बिहार में ही नहीं सुना जाता। जैसे आज भी किसी भी स्टेट में कोई पार्टी हो, ख़ास करके हिंदी भाषी स्टेट में, तो आप एक गाना बजा दीजिए कि जिला टॉप लागे लो। जितने भी नहीं, लोग लेकिन हैं, वो हम तुरंत य थिरकने लगते हैं। वो ठीक तो है, लेकिन लेकिन हम हाँ, बात बिहार चुनाव की कर रहे हैं, इसीलिए हाँ, बिहार पर ही फ़ोकस। हाँ, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पवन सिंह का एक सिर्फ़ बिहार में फैन बेस नहीं है, इनका बाहर भी है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली यहाँ पे पवन सिंह ही एकमात्र फ़ोकस नहीं है। पवन सिंह और कुशवाहा को मिलाना जो है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैं देख रहा था कि मगध और शाहाबाद को मिला के करीब 45 प्लस सीट हैं। 45 प्लस सीट हैं और एनडीए के खाते में है 10 सीट और महागठबंधन के पास है 35 प्लस। अब इसको ऐसे देखते हैं कि थोड़ा-सा मैं डेटा के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि 2020 के चुनाव में जो है मगध में 19 सीट पे महागठबंधन थी और एनडीए 7 सीट पे जीत दर्ज की। 2015 चुनाव 26 सीट में जो है आरजेडी के हिस्से 6 गई, जेडीयू के हिस्से 4 को सॉरी जेडीयू के हिस्से 6, आरजेडी के हिस्से 10, 4 कांग्रेस और बीजेपी प्लस 6। अब याद कीजिए 2010 का चुनाव, जिसमें पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था आरजेडी का। उस चुनाव में एनडीए गठबंधन को यानी बीजेपी, जेडीयू और सारे जो एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, इसमें 26 सीट में एक सीट, मात्र एक सीट जो है आरजेडी को मिली थी और एक सीट इंडिपेंडेंट, यानी 24 सीट लगभग जेडीयू एनडीए गठबंधन के पास था। ये मगध का है। अगर यही मतलब जो 7 सीट पे मगध में है, अगर ये थोड़ा भी बढ़ता है, तो एनडीए के लिए फायदेमंद होगा। अब चलते हैं शाहाबाद में। शाहाबाद में 22 सीट का जो मैं गणित देख रहा था, उसमें 3 सीट एनडीए के पास है, 2 बीजेपी के पास है और 1 सीट बीएसपी के कैंडिडेट ने चुनाव जीता था, जो बाद में जेडीयू में शामिल हो गया। 19 सीट जो है वो महागठबंधन के जिम्मे है, महागठबंधन के पास है। अब जब हम टोटल सीटों का गणित देखते हैं, तो 10 सीट एनडीए के पास है मगध और शाहाबाद को मिला के, जबकि 35 प्लस सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पास है। अब बीजेपी की जो कोशिश थी, वो सिर्फ पवन सिंह को शामिल करना नहीं था। बीजेपी की कोशिश थी कि जो पवन सिंह और कुशवाहा के बीच में दरार आ गया था, उसको पाटा जाए, साधा जाए, ताकि 2010 वाली स्थिति पैदा की जाए मगध और शाहाबाद रीजन में। इससे ये होगा कि अगर आप अभी 10 सीटों पे हैं, अगर 10 और जाते हैं, 10 सीट और जीतते हैं कम से कम, यानी आप 50-50 भी खेलते हैं मगध और शाहाबाद में, तो बहुत हद तक जो अभी स्थिति बन रही है, उसको आप पाट लेंगे। बाकी अन्य जैसे मिथिलांचल में बीजेपी बाजी मार ले जा रही है। सीमांचल में एआईएमआईएम वोट काटेंगी। तो इस तरह से जो ये है सिचुएशन, तो ये सिर्फ पवन सिंह पे फोकस नहीं है, ये फोकस है हरिशंकर जी, 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 पवन सिंह और कुशवाहा दोनों को ठीक। मिला के बाकी जितने वोटर हैं, सबको एकजुट किया जाए और उसका जो है नतीजा विशाल चुनाव जी में देखने को जी, मिल सकता है। हाँ, ठीक बात। जी। विशाल जी मतलब जब भी नीतीश कुमार जिसके साथ होते हैं, मतलब पिछले 2 दशक से तो हम यही देखते आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार मतलब जेडीयू जिसके साथ में उसी की सरकार, तो इस लेकिन बावजूद इसके सत्ता पक्ष में इस तरीके का ऊहापोह क्यों दिख रहा है? नहीं, देखिए 20 साल हो गए, है ना?
20 साल की एक अपनी एंटी इनकम्बेंसी होती है। और पिछले लोकसभा चुनाव को हम देख जो रिजल्ट रहे वो मतलब बहुत नैसर्गिक है। वहां पर तो जाहिर सी बात है, हमने अगर हम रिजल्ट को देखें, खासकर जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, मगध और शाहबाद, जहां से कि सबसे अधिक नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा। और एक कुलबुलाहट भी है कि भाई हमें बचाना भी है अपना जो किला है या जो अभी सरकार है। इसके अलावा जो ऊहापोह जो है ना, उसमें पीके का बड़ा फैक्टर है। माना ये जा रहा है कि अगर पीके, सवाल नहीं होता है कि हर किसी, कोई मान रहा है पीके का प्रभाव तो रहेगा। अगर हर सीट पे अगर 6,000, 8,000, 10,000 वोट भी लेकर आए तो 30 से 40 सीटों पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। और जो अगर मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन बहुत क्लोज है, मतलब तमाम सीटों पर कोई 10,000, 20,000, मतलब हमको लगता है कि जहां तक मेरी जो अलग अलग आंकड़े हैं उसमें हम देखें तो 500 से लेकर 5,000 के बीच करीब 35 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर की जीत और हार जो है तय हुआ था। थोड़ी सी एनडीए के लिए इस बार राहत की बात यह है कि चिराग पासवान जो है इस बार साथ में है। लेकिन चिराग तो आ गए, चिराग भी है, मांझी भी है साथ में। हाँ, तो चिराग के आने के बाद से थोड़ी सी तो राहत है, लेकिन जिस हिसाब से पीके ने अभियान चला रखा है तो माना यह जा रहा है कि कई सीटों पर, हम ये नहीं पूरा कह रहे हैं कि उनकी पार्टी सरकार बना लेगी या मतलब 50 सीट 100 सीट आ जाएंगी। अगर आंधी चली, कुछ लहर चली, अंडर करंट हुआ तो उसकी मतलब वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो कहा यह जा रहा है कि इसमें अमूमन ज्यादा संभावना है कि वो एनडीए को डेंट कर सकते हैं। अगर वो 6-8 हजार वोट भी लेकर आए तो बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए एक एक सीट बहुत मायने रखती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि विशाल जी, इस पर एक चीज और मैं आपको रोकना चाहूंगा कि मतलब जो प्रशांत किशोर जैसी बात कर रहे हैं वही तो महागठबंधन कर रहा है। तो कई जगह पे चर्चा हुई और कई जो मतलब विश्लेषक है वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब एनडीए से ज्यादा वो नुकसान महागठबंधन को पहुंचाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटर की बात ये भी करते हैं। उसके बाद बाकी जो जेएनजी है उसको लेकर ये भी बात करते हैं, महागठबंधन भी करती है। लेकिन महागठबंधन के पीछे जो मतलब आरजेडी के साथ जो जंगल राज वाला जो वो लगा हुआ है उनके जो भी है, तो मतलब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन को ज्यादा घाटा होगा। नहीं, अब जैसे कि हम लोग कल या परसों जो हम लोग ओवैसी पे चर्चा थी हम लोगों के, तो उसमें अब ओवैसी ने 6 सीट मांगी, इसको आरजेडी ने सिरे से नकार दिया। तो एक कॉन्फिडेंट ये दिखा रहा है कि आरजेडी मुस्लिम वोट को लेकर कॉन्फिडेंट है। हो सकता है कि कुछ एक मुस्लिम जहां पर कि देखिए, प्रशांत किशोर के साथ एक मैं एक चीज और कहूंगा कि प्रशांत किशोर का प्रभाव वहां रहेगा जहां पर कि कैंडिडेट उसका मजबूत रहेगा। ये नहीं कि कोई हवा या लहर है, कैंडिडेट अगर मजबूत हुआ तो वो दोनों मतलब जिस पक्ष को भी नुकसान पहुंचा दे। तो मुझे लगता है कि चूंकि माना यह जा रहा है कि आंकड़े जो है वो थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि प्रशांत किशोर जिस सोशल बैकग्राउंड या जिस जाति से आते हैं वो जाति जो है बीजेपी या एनडीए की कोर वोटर है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं हो सकता है कि उसमें से एक तबका जो है, हो सकता है ना कि एक बदलाव की चाहत या जेनजी की हम बात करें तो उसमें ज्यादा है। मुस्लिम तो हो सकते हैं। विशाल जी इसमें एक चीज और है कि आपने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी बहुमत के साथ वो सत्ता में आए थे, लेकिन बीजेपी के वोटर कम नहीं हुए, वोट परसेंटेज उसका ठीक ठाक था। केजरीवाल ज्यादा परसेंटेज लेके आए थे, इसीलिए एक तरफा सरकार उनकी बनी थी। लेकिन आमतौर पे जो ट्रेंड देखा जाता है कि बीजेपी के वोटर ज्यादा शिफ्ट नहीं होते, वो नाराज होंगे तो कम वोट करेंगे। तो मतलब इस तरीके से, लेकिन महागठबंधन बहुत ज्यादा कांग्रेस को लेकर के भी और आरजेडी को लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा उससे खुश ऐसा तो दिख नहीं रहा ग्राउंड पे।
देखिए, दिल्ली और बिहार की राजनीतिक जमीन बड़ी अलग-अलग है। मैंने एक बात आपसे कही कि कैंडिडेट, है ना? कि कैंडिडेट ऐसा नहीं कोई प्रशांत किशोर किसी लहर पे सवार है ना? जो चीज़ें दिल्ली में केजरीवाल के साथ थी या दिल्ली का एक अलग यहाँ पर सोशल कंपोज़िशन है। प्रशांत किशोर जो है, मैंने कहा कि मैं कुछ हद तक बात से आपके सहमत हूँ कि बीजेपी के वो जो वोटर जो हैं, वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो है वो जल्दी नहीं जाएंगे। ये बात कुछ हद तक है, लेकिन फिर भी क्या मेरा कहना है ना कि कैंडिडेट कुछ एक जगहों पर जहां पर कि वो चाहे एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, अगर जो लगता है कि जो दमदार मतलब कैंडिडेट है, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो वहां से उठकर और अन्य पार्टी की तरफ मतलब पीके की ओर जाएं। मेरा ये कहना है ना कि कुछ एक सीटों पर कि जहां पर अगर दमदार कैंडिडेट होंगे तो वो वहां पर जो है अभी बेला की हम करें तो वहां पे आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ा था। तो कैंडिडेट एक बड़ा फैक्टर होगा। और कुछ मैंने नहीं कहा कि अगर 4-6 हजार वोटर भी, अगर चूंकि मैंने कहा कि एक बड़ी संख्या ऐसी सीटों की है जहां पर कि चुनावों में हार जीत 500 से 5000 के बीच है। अगर पीके अगर किसी भी क्षेत्र में अगर 5000 लाते हैं तो आप मान के चलिए कि 30 से 35 सीटों पर दोनों पक्षों का जो है नुकसान कर सकते हैं। अभिरंजन, विशाल विशाल जी को हम मैं यहाँ आपसे पे जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक से एक स्टार हैं। निरहुआ हो गए, उसके बाद मनोज तिवारी हैं, अब पवन सिंह भी आ गए। तो जैन जी तो मतलब उनको तो लुभा ले जाएंगे बीजेपी वाले। दूसरी पार्टी में तो इतने बड़े स्टार दिख नहीं रहे, खासतौर से भोजपुरी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जो आप जेनजी की बात कर रहे हैं ना, इनको वो मुद्दा सुहाता है जो किसी का पोल खुले। नॉर्मली ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बात करते हैं, और अभी इस रोल में जो है प्रशांत किशोर सबसे मुफीद है, और वो लगातार पोल खोल रहे हैं, लगातार लोगों के बारे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं। तो अभी उनका जो है रुझान प्रशांत किशोर की तरफ है। नहीं नहीं अब नहीं, वो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि उनकी तरफ हो सकता है, वो अलग मामला है। लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, आज से 20 साल पुरानी बात, जो फाइल खत्म हो चुकी है। उसमें आगे कुछ है नहीं। मैं आप वही कह आप रहा हूँ। आरोप लगा के, यही तो अरविंद केजरीवाल भी करते थे। हमने दिल्ली में देखा कि शीला दीक्षित के खिलाफ वो पर्चा लेके घूमते रहते थे, चुनाव के बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो देखिए, वो अलग चीज। अभी खुद विशाल जी ने कहा कि दिल्ली की जमीन अलग है और बिहार की राजनीतिक जमीन अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी जो लेकिन राजनीति युवाओं जो को जो दोनों जगह है। अभी अभी जो युवाओं को सुहा रहा है, वो सब प्रशांत किशोर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन वोट में कितना बदल पाएंगे इस गुस्से को, ये कोई नहीं कह सकता है। और चूंकि जो बिहार की राजनीतिक जमीन रही है, वो सामाजिक ताना बाना पे चलता है कि समाज किस तरफ है, किस समाज किस तरफ है, किसके लोग किस तरफ हैं। दूसरी बात जो अभी मैं विशाल जी के जवाब पे एक अपने तरफ से जवाब जोड़ना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि 5 से 10,000 वोट जो है, 5,000 अगर काटते हैं तो वो कोई ना कोई कैंडिडेट को नुकसान पहुंचाएंगे, जो एंटी कैंडिडेट होगा, मजबूत कैंडिडेट होगा। आपको एक चीज जोड़ना पड़ेगा कि इस चुनाव में चिराग पासवान साथ में हैं। तो पिछली बार जिन सीटों पे कम वोटों के अंतर से एनडीए जीती थी, इस बार वहां पे चिराग पासवान का वोट जुट जाएगा, कई सीटों पे, सब पे नहीं, कई सीटों पे। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर जो 4-5 या 7,000 वोट काटेंगे, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान मैनेज कर ले जाएंगे। दूसरी बात, जो लोग गुस्से में होते हैं, जो मतलब ये तय नहीं कर पाते हैं कि मैं वोट कहां दूं, तो वो नोटा पे डालते हैं। तो हो सकता है कि इस बार नोटा पे वोट ना जाके वो प्रशांत किशोर की तरफ मूव कर जाए, और जो उनका लक्ष्य है कि मैं 10% वोट लेके आऊंगा, तो हो सकता है वो 10% वोट ले भी आए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुस्से में लोग वोट नहीं देते हैं, मतलब किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो लोगों को लगता है कि चलो कुछ नहीं तो अच्छा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और वो प्रशांत किशोर को वोट दे दें। तो कुछ हद तक नोटा का वोट भी जो है प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट करेगा। हाँ, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो बहुत समय है, अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। चलते चलते विशाल जी, आप
हमारे दर्शकों को बता सकें कि पवन सिंह जो है वो कितने बड़े फैक्टर होने वाले हैं चुनाव में? नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर हम कोर रूप से देखें तो जिस क्षेत्र से वो आते हैं, शाहाबाद की जो जमीन है, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में और जिस जाति वर्ग से आते हैं, जिसको कहा जा रहा है कि थोड़ी सी नाराजगी है, तो वो नाराजगी शायद कम हो जाए। तो शाहाबाद की जो 20-22 सीटें हैं, तो उसमें से मुझे लगता है कि 14-16 सीटों पर उनका प्रभाव जो है, मतलब जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो जो जिस उत्साह के साथ वो मतलब जो शायद उदासीन थे लोकसभा के पहले नहीं होता है, या अभी जो है फिर से वो उत्साह में आ जाएंगे, और जो नुकसान पीके कर सकते हैं वो कुछ जो खासकर युवाओं का एक तबका जो उनके साथ जा रहा है, वो शायद उधर नहीं जाकर पवन सिंह के साथ, मतलब बीजेपी और एनडीए के साथ आ जाए। जी, चलते-चलते अभिरंजन आप बता दीजिए कुछ कि पवन सिंह, सेम सवाल आपसे भी है कि पवन सिंह जो है कितने बड़े फैक्टर बनने वाले हैं बीजेपी के? देखिए, मैं हरिशंकर जी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ पवन सिंह को नहीं साधा गया है। छोटे में यहाँ पे रखिए। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को साधा गया है। मैं ऐसे नॉर्मली डेटा देख रहा था डिबेट में आने से पहले, तो देख रहा था कि 2009 चुनाव में जो है जेडीयू से सुशील सिंह जीते 43% वोट के साथ, और आरजेडी 31% और कांग्रेस 9%। ठीक उसके बाद 2014 का चुनाव होता है, जो मोदी लहर में चुनाव हुआ। बीजेपी के तरफ से सुशील सिंह खड़े होते हैं जो करीब 39% वोट लाते हैं, कांग्रेस के तरफ से निखिल कुमार जो 30%, और जेडीयू के तरफ से बागी कुमार वर्मा जो अभी कुर्था के एमएलए हैं, ये खड़े होते हैं। तो इनको मिलता है 17.5% के आसपास वोट। अब इसी चुनाव से जो है लालू यादव की नजर औरंगाबाद सीट पे रही। जब कांग्रेस और जेडीयू बागी कुमार वर्मा जो जेडीयू का वोट लेके आए, तो कुशवाहा समाज नाराज थे ही, तो ये 17% थे, और 17 और 30 निखिल कुमार का वोट जो जोड़ देते हैं, तो ये करीब 47% से ऊपर चला जाता है। अब 2019 चुनाव में जो है सुशील कुमार सिंह को 45% वोट मिलता है। वोट तो बढ़ते हैं परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे महागठबंधन की तरफ से उपेंद्र प्रसाद उतरते हैं जो हम से आते हैं, और इनको मिलता है 38% वोट। और इसको शॉर्ट में रखिएगा। हाँ, ये सबको ध्यान में रखते हुए, लालू यादव तो हैं ही खिलाड़ी राजनीति के, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए वो आरजेडी के तरफ से अभय कुशवाहा को सीट दे देते हैं, और अभय कुशवाहा को सीट मिलने के बाद आमना सामना होता है सुशील सिंह से, और उस पे जो तड़का लगता है वो काराकाट का लगता है। अभय कुशवाहा का अपना वोटर बेस, आरजेडी का अपना वोटर बेस, और सुशील सिंह के अगेंस्ट में जो निखिल कुमार को वोट देते थे वो, ये सब मिलके जो है अभय कुशवाहा को जिता देते हैं। अब इस पूरे बने हुए समीकरण को तोड़ने के लिए केंद्रीय नेतृत्व या राज्य नेतृत्व जो भी कहें, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को साथ ला रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक है जो हम आपके पास लेकर आते हैं, और कल भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।